एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने कलर को मेंटेन बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो नाम से याद रखो, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर आप बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम आपको फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस तक की फूड माइक्रोबायोलॉजी जो आपके बिहार फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, माय नेम इज शाहान मलिक और मैं आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी मेंटर अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर हम फूड माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 1 से, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपके एकदम बेसिक से। हम बेसिक, व्हेन आई से बेसिक, तो बेसिक का मतलब ये है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरीके से वो आपके फूड को अफेक्ट करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपके फूड की, और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप उनको प्रिजर्व किस तरीके से कर सकते हो, ये सारी चीजें हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले सबसे बेसिक जो आपका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेल की, ठीक है, क्योंकि जो आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, एक सेल है, ठीक है। ऐसा सेल जिसको आप आपकी खुली आंखों से देख नहीं सकते हो, उसको देखने के लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हो तो वहां से आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके शेप साइज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। लेकिन जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है आपके, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, स्पेस में एग्जिस्ट करते हो, वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हो, सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करते हो, कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हो, उन दो वो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन दो सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। आइदर या तो वो यूकैरियोटिक्स होंगे या तो वो होंगे प्रोकैरियोटिक्स। तो एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। आइए कि आपका जो प्रोकैरियोट्स होते हैं और जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, ये दो आपके सेल टाइप्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी यहां से भी क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है, इस वजह से हम एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखिए, ये आपके दो सेल्स हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो इनके नाम में ही छुपा हुआ है। वो कैसे, देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, प्रो, और यहाँ पे आपका क्या है, कैरियो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, यू, एंड यहाँ पे आपका क्या है, कैरियो। इन दोनों को हम डिकोड करते हैं एकदम स्टार्ट से। देखिए, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। आप कहोगे सर ये प्रिमिटिव क्या है, इसको आसान भाषा में बताओ। तो प्रिमिटिव हम कहते हैं, आप इसको कह सकते हो पुराना, ठीक है, यानी जितना ओल्ड ये सेल आपका होगा, ठीक है। ये आपके सेल्स कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ये जो आपका कैरियो है इसको आप कह सकते हो कैरियन, इसका मतलब होता है, आप कह लो न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियन। अब ये आपका यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब होता है एडवांस्ड, या फिर आप इसको कह लो न्यू, ठीक है, न्यूली डेवलप्ड, आप ये भी कह सकते हो एडवांस या फिर न्यूली डेवलप्ड। और इसको आप एक और नाम से जान सकते हो, अंडर डेवलप्ड, ठीक है, अंडर डेवलप्ड। तो ये दो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जो आपके अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस अवेलेबल नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसे सेल्स जिनके अंदर एक एडवांस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एडवांस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और आपके इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एयर हो, चाहे आपका फूड ही क्यों ना हो, इन्हीं दो में से कोई एक सेल के वो होंगे, आइदर वो प्रोकैरियोट होंगे या फिर वो क्या होंगे, यूकैरियोट होंगे। देखिए, इनके बीच का सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस तो है, बट वो न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। ये एक डीएनए के फॉर्म में बस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस आपका अंडर डेवलप्ड है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो ये राइबोसोम्स आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है ये जनरली किस लिए होता है, तो ये मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। ये किस लिए होता है, मूवमेंट के लिए होता है। डीएनए आपके ये जो डीएनए कह लो या तो अंडर डेवलप न्यूक्लियस कह लो, ये किस लिए होता है, तो ये आपका ओवरऑल सेल के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन मॉडिफिकेशन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट अभी वीडियो के आगे मैं आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स की इनमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं और किस तरीके से ये प्रोकैरियोट से आपका यूकैरियोट डिफर करता है, ठीक है। तो ये जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, सबसे मेजर डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है कि एक वेल डेवलप्ड आपका यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस है ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यहाँ पे देख लो, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के आसपास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी ये जो आपका न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आपकी क्या हो गई, गोल्गी बॉडी हो गई, ये आपके क्या हो गए, माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और ये आपकी क्या है, गोल्गी बॉडी, ठीक है। सेम फंक्शन इनका भी होता है। ये सारे जो यहाँ पे आपके ऑर्गेनल्स देख रहे हो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ जाता है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। लिख लीजिए इस चीज़ को आप लोग, ठीक है, कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड आपका जो यूकैरियोटिक है, इनके अंदर डिफरेंसेस आप लिखते रहो, ठीक है। तो इनके अंदर के डिफरेंसेस क्या क्या होंगे, देखो इसके पास अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस, और इसके पास क्या होगा, वेल डेवलप्ड, इसके पास क्या होगा बच्चों, वेल डेवलप्ड और एडवांस न्यूक्लियस होगा, एडवांस्ड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड एंड एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पे आपके एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपके एब्सेंट होते हैं, वेरेज यहाँ पे जो आपका होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है इन सेल्स का। ये बहुत प्रिमिटिव होते हैं, यानी बहुत पुराने होते हैं, इतना ज़्यादा फंक्शंस ये परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस यही होता है। अब जो मैं आपको कह रहा था कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो कि एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में होता है वो ये है कि मान लो ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है एक, ठीक है, और ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। तो इस सेल के अंदर, ठीक है, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे इसमें न्यू सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा और एक और लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, ठीक है। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं होती है, जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स होता है यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपकी एब्सेंट होती है। देखो क्या क्या होता है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सेल वॉल एंड दिस इज योर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं
कैप्सूल, इसे हम क्या कहेंगे, कैप्सूल कहते हैं। और ये जो आपका कैप्सूल है, यही कैप्सूल ना आपके बैक्टीरिया को या फिर आपके ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोकैरियोटिक होंगे, उनको इन्फेक्शियस बनाता है। इन्फेक्शियस कैसे बनाता है, क्या बनाता है, जब ये हम आगे की सीरीज़ कवर करेंगे ना, उसमें हम इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपके पास सेल वॉल होती है, कैप्सूल होता है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, नो सेल वॉल, ठीक है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, और आपका कैप्सूल भी, कैप्सूल या फिर जिसे हम कहते हैं पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकन आपका क्या होता है बच्चों, एब्सेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमें जो ऑर्गेनिजम्स है ना, स्टार्टिंग से जब सेल्स आपके डिस्कवर हुए, रॉबर्ट हुक ने आपका सेल क्या किया था, डिस्कवर किया था, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो। इन दोनों सेल्स के बाद जब सेल्स डिस्कवर हो गए तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए तो चलो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बांट देते हैं, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि उन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, उनको ध्यान में रखना, उनको याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फाइंड आउट किया। R.H. विटेकर ने इसको 1969 में फाइंड किया था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये 1969 में बाय विटेकर, ठीक है, R.H. जो आपके विटेकर थे, ठीक है, R.H. विटेकर ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की खोज की थी, जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस दुनिया में, ठीक है, उनको 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया। किंगडम्स मतलब सबसे टॉप पे। अब वो उस किंगडम के अंदर बाकी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते थे, फॉर एग्जांपल किंगडम हो गया, फिर फाइलम हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था। तो ये जो 5 किंगडम है, इसमें सबसे पहला जो किंगडम है वो आपका है मोनेरा, किंगडम मोनेरा। सेकेंड इज योर किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज योर किंगडम फंजाई, उसके बाद आपका क्या है, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, जिसमें ये जो मोनेरा है, इन मोनेरा के अंदर R.H. विटेकर ने क्या किया, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स को डाल दिया, और उन प्रोकैरियोटिक्स में सारे के सारे बैक्टीरियाज को उन्होंने एक किंगडम में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया कि सारे के सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को डाल दिया। और फंगाई में जो आपको पता है कि ये फंगाई क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और ये हम आगे वीडियो में कवर करेंगे कि हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो ये जो आपका फंगाई है वो क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं किंगडम प्लांटी, एंड देन यू हैव योर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था 1969 में। बट जैसे जैसे थोड़ा और एडवांसमेंट आया बायोलॉजिकल टेक्निक्स में, जब हमने RNA को स्टडी करना स्टार्ट किया, जब हमने DNA को स्टडी करना स्टार्ट किया, तो एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल वूस। उन कार्ल वूस को क्या लगा कि ये जो R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने सारे के सारे बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक सेल्स में किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे थे जैसे मिथैनोजेंस, ठीक है, मिथैनोजेंस। तो ये मिथैनोजेंस क्या होते थे, ये बहुत हार्श एनवायरनमेंट, जो आपके मिथैनोजेंस है, ये मिथैनोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल से ये डिफ़र करते थे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल से ये मिथैनोजेंस आपके क्या करते थे, डिफ़र करते थे। ये जो मिथैनोजेंस है, ये हार्श एनवायरनमेंट में रह सकते थे, ठीक है। हार्श एनवायरनमेंट कुड बी सर्वाइव्ड, ठीक है। ये हार्श एनवायरनमेंट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते थे, लेकिन जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते थे वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। और इन्होंने कहा कि जो R.H. विटेकर थे, इन R.H. विटेकर ने जो DNAs के बेस पे या RNAs के बेस पे बैक्टीरियाज या फिर सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको नहीं क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो जो आपके कार्ल वूस थे, उन कार्ल वूस ने जब RNA को सीक्वेंस किया ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, जो ये कार्ल वूस थे, इन कार्ल वूस ने जब इस चीज़ की सीक्वेंसिंग की, तब इन्होंने क्या पाया कि जो विटेकर ने आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज को डाल दिया और सारे के सारे यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया में बांट दिया। तो उनको लगा कि नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, ठीक है, क्योंकि कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो कि किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि आपका मिथैनोजेंस हो गया। तो उन्हें लगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ी सी गलत है, हमें एक नया क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया के RNAs को उन्होंने क्या किया, सीक्वेंस करना स्टार्ट किया। ठीक है, जब इन्होंने बैक्टीरिया के RNAs को सीक्वेंस किया, उनके DNAs को सीक्वेंस किया, 16S RNA को, ठीक है, किसको, 16S RNA को जब कार्ल वूस ने सीक्वेंस किया 1970 में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये जो RNA है, RNA के बेस पे कार्ल वूस ने, ठीक है, RNA के बेस पे कार्ल वूस ने 1970s के पीरियड में एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसे हम कहते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने सारे के सारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में बांटा। ठीक है, अब ये किंगडम से भी ऊपर आता है, ठीक है, ये क्या किंगडम जो आपका है, किंगडम से भी ऊपर आता है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या किया कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसको ना मानते हुए इन्होंने 3 नए डोमेन्स बना दिए। वो 3 डोमेन्स आपके क्या थे, जो आपके 3 डोमेन्स थे, वो 3 डोमेन्स में इन्होंने बांटा जो आपके ऑर्गेनिज्म थे, जिसमें से सबसे पहला जो आपका डोमेन है वो है आपका बैक्टीरिया का। सबसे फर्स्ट डोमेन उन्होंने बांटा आपके बैक्टीरिया का। ठीक है, अब ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं, उस बैक्टीरियाज में सारे के सारे बैक्टीरियाज नहीं आते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जो कि बैक्टीरिया की तरह होते हैं बट उनसे काफ़ी अलग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आर्किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आर्किया। अब इन्होंने एक नया डोमेन बनाया जिसको इन्होंने नाम दिया यूकैरिया। ठीक है, यूकैरिया। अब देखो, इस यूकैरिया डोमेन के अंदर सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। इन आर्किया के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज आते हैं जो कि हार्श एनवायरनमेंट को भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मिथेनोजेंस, ठीक है, आपके मिथेनोजेंस, तो ये हार्श एनवायरनमेंट को भी क्या करते हैं बच्चों, सर्वाइव कर जाते हैं, बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं हालांकि। और जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन था तीनों डोमेन में, वो था आपका बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से कार्ल वूस ने 1970 में आर.एच. विटेकर जो थे, उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करते हुए एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने सारे के सारे एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, सारे के सारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, 3 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया। वो 3 डोमेन कौन से थे, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, आइए एक देख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो विटेकर थे, उनसे ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किस तरीके से डिफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपकी पूरी की पूरी समरी दी गई है जो कि अभी हमने स्टडी की है। देखिए, सबसे पहले आपके क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के हो सकते हैं, आइदर वो हो सकते हैं आपके सेल्यूलर या फिर ए सेल्यूलर, ये 2 टाइप के होंगे। ठीक है, अभी इन सेल्यूलर के अंदर भी ये जो ए सेल्यूलर है, इसको मैं आपको वीडियो में थोड़े आगे बताता हूँ कि क्या होता है। पहले हम सेल्यूलर वाले पार्ट्स को कवर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर हैं, सेल से बने होते हैं, या तो वो प्रोकैरियोट्स होंगे या फिर वो क्या होंगे बच्चों, यूकैरियोट्स होंगे, ये तो आपको पता है। अब प्रोकैरियोट्स में भी बैक्टीरिया और आर्किया, ये दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब जितने भी बचे हुए यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में यूकैरिया डोमेन में डाल दिया गया। अब इस यूकैरिया के अंदर आपके कौन से आते हैं, फंगाई आता है, प्रोटोजोआ आता है, अल्गीज आते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनकी एक सब ग्रुप भी है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर ये जो आपके बैक्टीरियाज हैं, इनमें कुछ बैक्टीरियाज कोकाइज हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज बेसिलाइज हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज स्पिरिलाई हो सकते हैं, या फिर विब्रियो हो सकते हैं। सबका अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो आपके फंगाई होते हैं, इनमें ईस्ट और मोल्ड्स आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ में अमीबॉइड्स हो सकते हैं, फ्लैजेलेट्स हो सकते हैं, सीलिएट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके अलगाई में ग्रीन अलगाई, डायटम्स, इस तरीके के आपके अलगाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के आपके क्या हो सकते हैं बच्चों, अलगाइज भी आपके क्लासीफाई होते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक और चीज़ लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं ए सेल्यूलर। अब ए सेल्यूलर का क्या मतलब होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स आपके कैसे हो सकते हैं बच्चों, ए सेल्यूलर भी हो सकते हैं। इस ए सेल्यूलर का ये मतलब होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास या तो डीएनए बस प्रेजेंट होगा, ठीक है, या फिर इनके पास आरएनए सिर्फ प्रेजेंट होगा। ये इनके पास एक सेल बाउंड्री नहीं होगी, सेल नहीं होगा, सेल का साइटोप्लाज्म नहीं होगा, या फिर कोई और ऑर्गेनल्स इनके पास नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो वायरसेस हो गए, ठीक है, आपके वायरसेस या फिर विरियोइड्स,
ठीक है, आपके वायरसेस, आपके विरियोइड्स या फिर आपके प्रियॉन्स, ठीक है, ये सब। तो ये सारे कैसे होते हैं, ये ए सेल्यूलर्स होते हैं। इनके पास सिर्फ एक क्या होता है, इस तरीके से आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, ऐसे आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर इनके पास कुछ इस तरीके से डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इनके पास कोई एक ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये या तो सिर्फ आरएनएज होंगे या तो डीएनएज होंगे, ठीक है, इस तरीके के, या फिर ये प्रियॉन्स की तरीके से, या फिर प्रोटीन्स भी ये हो सकते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स भी सिर्फ हो सकते हैं। अब ये सारे इतने केपेबल होते हैं कि ये आपके फूड के अंदर, या नॉट जस्ट फूड, किसी भी ह्यूमन के अंदर या फिर किसी और ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करने के लिए ये आरएनए, सिर्फ ये डीएनए और ये प्रोटीन्स केपेबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे कवर करना है, यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हमें कवर करना है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो आपके माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, ये आप मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, उनके फिजियोलॉजी के हिसाब से, वो किस तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, इन सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, देखो आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो वो उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चरल फीचर्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, उनकी शेप क्या है, देखो यहाँ पे लिखा होगा उनकी शेप क्या है, उनकी साइज़ क्या है, अरेंजमेंट क्या है उनका, वेदर उनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल उनके पास फ्लैजेला अवेलेबल है या नहीं है, उनके पास कोई कैप्सूल्स प्रेजेंट है या नहीं है, सेल वॉल, सेल, इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाती है उसमें, ठीक है। तो कोई एक उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है, जैसे आपका कैप्सूल या फिर आपका पाइलस। पाइलस क्या होता है, तो पाइलस एक आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ये कॉन्जुगेशन क्या है, तो ये एक कॉन्जुगेशन से बैक्टीरियाज अपने आप को, अपना सेल किसी दूसरे के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक रिप्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है, ये आप कह सकते हो कि ये एक रिप्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिप्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म है। तो इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट जो आपके बैक्टीरियाज जो आपके बैक्टीरिया है, उनकी शेप साइज़ के हिसाब से बैक्टीरियाज को आपको पता है हमने इन सारे पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। देखो क्या आपके कोकाई, बैसिलाई, स्पिरिलाई एंड विब्रियो, एक एक करके देखते हैं होते क्या है ये। तो जो आपके कोकाई होते हैं, ठीक है, कोकाइज, ये कोकाइज सर्कुलर होते हैं, ठीक है, दीज कोकाइज आर सर्कुलर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये देखो ये हो गए आपके कोकाई, ये आपके 2 कोकाई हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका कोकाई 4 अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर या फिर आपके कोकाइज जो हैं वो कोकाइज अगर आपके इस तरीके से प्रेजेंट है, चेन्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो इसे जब एक कोकाई हो तो हम उसे कहेंगे सिर्फ कोकाई, जब 2 हों तो उन्हें हम कहेंगे डिप्लो कोकाई। इसे आप क्या कहोगे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका होगा डिप्लो कोकाई। ये आपका क्या होगा, कोकाई इन टेट्राड, कोकाई इन टेट्राड्स। अब ये चेन्स में प्रेजेंट है, देखो इनकी एक चेन बन रही है, तो इसे हम कहते हैं कोकाई इन चेन, ठीक है। तो इस सारे शेप्स के आपके बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर बैसिलाई। अब सेम तरीके से बैसिलाई को हम क्या कहते हैं, तो बैसिलाई इज नथिंग बट बैसिलाई इज योर रॉड शेप। ये जो आपका बैसिलाई होता है ये कैसे होते हैं, तो ये आपके होते हैं रॉड शेप, ठीक है। अब इन रॉड शेप के अंदर भी सेम अरेंजमेंट हो सकती है, एक अकेला रॉड भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका हो सकता है रॉड्स जो आपके हैं वो चेन में प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम कहेंगे बैसिलाई इन चेन, ठीक है। इसमें जो ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया ना, इसमें जो स्मॉल बैक्टीरियाज होते हैं, स्मॉल ओवल शेप्ड वाले बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, स्मॉल ओवल शेप्ड, उन्हें हम कहते हैं कोको बैसिलाई। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं कोको बैसिलाई, ठीक है। अब ये जो कोको बैसिलाई है ये ओवल शेप्ड के होते हैं, ठीक है, दीज आर ओवल शेप्ड, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कोको बैसिलाई होते हैं। इसके बाद जो आपके बैसिलाइज हैं वो किस तरीके से, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज योर स्पिरिला। तो स्पिरिला क्या होते हैं आपके, स्पिरिला इज योर स्पाइरल शेप्ड, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड होते हैं आपके। स्पाइरल शेप्ड का मतलब ये आपने रिंग्स देखी है, वो जो आपके स्प्रिंग्स आते हैं उस शेप के होते हैं, इस तरीके से, ठीक है,
ये आपके स्पिरिलाई शेप के बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पिरिलाई के बाद आपका है विब्रियो, ठीक है, विब्रियो। तो ये विब्रियो क्या होते हैं, तो ये कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड आपके बैक्टीरिया होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके के आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बैक्टीरियाज आपके हैं इनको आप मॉर्फोलॉजी के बाद आप एक स्टेनिंग टेक्निक होती है, स्टेनिंग टेक्निक्स में हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किन्हीं कलर से स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद जो उनका कलर निकल के आता है उस बेस पे हम बैक्टीरियाज को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है आपका वो है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा जो है वो आपका है ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये स्टेनिंग क्या होती है इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं जो आपका ग्राम स्टेनिंग है। जब आप ग्राम स्टेन से एक स्टेन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करते हो हम, सैफ्रनिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो क्रिस्टल वायलेट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब करके अपने कलर को मेंटेन रख सके, यानी क्रिस्टल वायलेट कैसा होगा, पर्पल या तो वायलेट कलर का होगा, तो वैसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। देखो, ठीक है, आपने बैक्टीरिया की स्मीयर बनाई, उसके बाद अगर ये पर्पल कलर के हो गए, ठीक है, पर्पल कलर इनका बचा हुआ है तो इन्हें हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर ये पर्पल से पिंक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, पर्पल से पिंक या रेड में कन्वर्ट हो गए सैफ्रनिन ऐड करने के बाद, ठीक है, सैफ्रनिन ऐड करने के बाद, तो उसे आप कहोगे कि वो बैक्टीरिया आपका ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। उसके बाद जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो आप कल्चरल बेस पे उनको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। कल्चरल बेस यानी जब आप एक फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट के अंदर आपके पास यहाँ पे अगार अवेलेबल है। इस अगार के ऊपर जब आप बैक्टीरियाज को ग्रो करते हो तो वो बैक्टीरियाज यहाँ इस तरीके से आपके अगार प्लेट्स पे ग्रो हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये जब ग्रो होते हैं तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अगार प्लेट है। उस अगार प्लेट पे जब आप बैक्टीरियाज को ग्रो करते हो तो उन बैक्टीरियाज क्या फॉर्म करते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। ये आपकी क्या है, कॉलोनीज है, ठीक है। अब ये जो आपकी कॉलोनीज है, ये कॉलोनीज की शेप कैसी है, इस कॉलोनी की साइज़ कितनी है, ये सर्कुलर है या फिर ये कॉलोनीज जो आपका सरफेस है, सरफेस से उठा हुआ है या सरफेस पे चिपका हुआ है जो आपका प्लेट है उसके ऊपर, या फिर इसकी जो मार्जिन है वो एकदम सर्कुलर है या फिर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये मार्जिन हो गई आपकी, ठीक है। तो इन सारे बेसिस पे ये इसकी क्या होती है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। और या फिर ये इनका टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर यानी ये आपकी स्लाइमी है, ठीक है, स्लाइमी है, या फिर इन्होंने अगर कैप्सूल प्रोड्यूस किया है तो ये क्या करते हैं, एकदम चिपचिपी कॉलोनीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्या हो गया, क्लेब्शिएला, ठीक है, आपका क्या हो गया बच्चों, क्लेब्शिएला, ठीक है, क्लेब्शिएला निमोनिये। तो ये जो आपकी क्लेब्शिएला निमोनिये है, ये जब आप इसको अगार प्लेट के ऊपर ग्रो करते हो तो ये क्या करते हैं, एक स्लाइमी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ओके, अगर मेरे अगार प्लेट के ऊपर एक स्लाइमी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक स्लाइमी कॉलोनीज प्रेजेंट है तो ये मेरा क्लेब्शिएला निमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी उनको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर उनकी फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ठीक है, उनका मेटाबॉलिज्म करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल वो हेट्रोट्रॉप्स हैं या फिर वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स के अंदर भी वो फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो इन सारे बेसिस पे भी आप बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको क्लासीफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है रिफर्स टू दी मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि फॉर एग्जांपल वो आपके क्या होंगे, फोटोट्रॉप्स होंगे, ठीक है, फोटोट्रॉफिक, या फिर वो आपके कैसे हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से क्लासीफाई कर लेते हैं, आइए यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से क्लासीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, या फिर आपका जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉप्स होगा, ऑटोट्रॉफिक, या फिर वो कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक। आई होप इसके बीच का डिफरेंस आपको पता है। फोटोट्रॉपिक्स यानी ऐसे बैक्टीरियाज जो अपना फूड खुद बना सकते हैं,
ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, नॉट जस्ट बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाता है, बट वेरस जो आपके फंगाइज होते हैं वो क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो ये जो आपके फोटोट्रॉप्स होते हैं, इन फोटोट्रॉप्स के अंदर भी दो लोग आते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके कौन से, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, और एक होते हैं आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, जो कि लाइट का यूज करके, ये क्या करते हैं बच्चों, ये लाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, वेरएज ये केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये आपके केमिकल से अपना खाना बनाते हैं। वेरएज जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, स्कैवेंजर्स या फिर एब्जॉर्बर्स होते हैं। ये अपना खाना या तो स्कैवेंज करेंगे, छीनेंगे किसी लोगों से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, पैरासिटिज्म, कमेंसालिज्म का यूज़ करके, या फिर ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शंस करते हैं, या फिर स्कैवेंजर्स होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके से आपके ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। अब देखो, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं या फिर जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आप उनके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर बैक्टीरिया आपका या तो एरोबिक हो सकता है, या तो एनेरोबिक हो सकता है, या फिर फैकल्टेटिव एनेरोबिक, या फिर माइक्रो एरोफिलिक, चारों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, ये मेरी हो गई दूसरी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, दिस इज़ माई थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज़ माई फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम प्रेजेंट है, इस तरीके से ये मेरे मीडियम्स प्रेजेंट है, जिसमें मैं बैक्टीरियाज को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ग्रो कर रहा हूँ। इस तरीके से मेरे पास एक यहाँ पे मीडियम प्रेजेंट होगा, मीडियम यहाँ पे मेरा अवेलेबल होगा। अब इन मीडियम्स के अंदर आपके बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आपका बैक्टीरिया है वो टॉप के ऊपर ग्रो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो एकदम टॉप पे अगर ग्रो कर रहे हैं, या फिर बैक्टीरियाज आपके कहाँ ग्रो हो सकते हैं, इधर आपके बॉटम्स में भी क्या होंगे, ग्रो हो सकते हैं इस तरीके से, या फिर बैक्टीरियाज आपके पूरे के पूरे टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर भी ग्रो हो रहा है, नीचे भी ग्रो हो रहा है, हर जगह आपके बैक्टीरियाज क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं। या फिर आपके बैक्टीरियाज एकदम ही टॉप पे ग्रो हो रहे हैं और थोड़े से बॉटम पे ग्रो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिड लेवल तक। इस तरीके से आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। तो अब देखो, इन्हीं के थ्रू मैं आपको एकदम क्लियर वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है आपका। देखो, जब जो आपका बैक्टीरिया है वो सरफेस पे ग्रो कर रहा है, यानी इसको क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, O2 की रिक्वायरमेंट इसको यहाँ पे है। अगर ये आपका बॉटम पे ग्रो हो रहा है, यानी इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो O2 रिक्वायरमेंट, ठीक है, नो O2 रिक्वायरमेंट, इनको O2 की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि ये टॉप पे भी ग्रो हो रहे हैं, बॉटम पे भी ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, और ये आप देखोगे कि ये ना तो एकदम सरफेस पे ग्रो हो रहे हैं, ना तो एकदम बॉटम में, ना ही बीच में ग्रो हो रहे हैं, ये ऐसी जगह ग्रो हो रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ही है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन आपका क्या है, हाई है, तो जब ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एरोबिक या फिर एरोब्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वेरएज ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं एनेरोब्स, एरोब्स हम उन्हें कहते हैं, एनेरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीजन हो चाहे ना हो ये फिर भी ग्रो कर जाएंगे, तो इन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं फैकल्टेटिव्स एनएरोब्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या विदाउट ऑक्सीजन के भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ग्रो हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है या फिर कम है तो यहाँ भी ग्रो हो गए हैं ये। तो यानी ऐसे बैक्टीरिया चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो फिर भी वो ग्रो कर जाएंगे। तो उस केस में हम ऑक्सीजन उन केस में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। वेयर एज
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी सी होती है, यानी उनको ऑक्सीजन चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, लेकिन एरोब्स की तरह बहुत ज़्यादा भी नहीं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ठीक है, जैसे आपका एनेरोब्स हो गया, तो यहाँ पे इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वैसे नहीं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन बहुत थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, एरोब्स की तरह बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और एनारोब्स की तरह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो एरोफिलिक, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एरोफिलिक कहते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, क्लियर होगी। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगी। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो एरोब्स, एनेरोब्स, फैकल्टेटिव एनेरोब्स या फिर वो आपके माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरियाज के अंदर क्लासीफाई आप उनको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ आपका टेम्परेचर, यानी जो आपके बैक्टीरिया है उन सबको एक टेम्परेचर चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए। अब फॉर एग्जांपल ऐसे बैक्टीरियाज जिनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, बहुत हाई है, तो वैसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा, इनका जो टेम्परेचर होगा ग्रोथ का वो ज़्यादा होगा। ये जनरली 45 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 to 65 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। इतनी हीट ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। वेरएज एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसे हम कहते हैं थर्मोड्यूरिक। ध्यान देना, दोनों में बहुत अंतर है, एक है आपका थर्मोफिलिक और एक है आपका थर्मोड्यूरिक। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, देखो फाइल का सिंपल सा शॉर्ट मतलब क्या होता है, फाइल या फिर फिलिक, इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, लविंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हीट बहुत ज़्यादा चाहिए ग्रोथ करने के लिए वो होंगे थर्मोफाइल। वेयर एज थर्मोड्यूरिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए, लेकिन वो एक हाई टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हाई टेम्परेचर चाहिए ही ग्रोथ के लिए, उनको क्या चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है आपका आइडियल टेम्परेचर, ठीक है, आइडियल टेम्परेचर, ठीक है। तो इनकी आइडियल टेम्परेचर मीजोफाइल्स की तरीके से ही होती है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, एक हाई टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकते हैं। ड्यूरिक का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल, यानी ये एक हाई टेम्परेचर सर्वाइवल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। कैन ग्रो, अब ये जो थर्मोड्यूरिक कहते हैं, इट कैन ग्रो इन ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, ये आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते हैं, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इट कैन विथस्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज योर मीजोफिलिक का मतलब ये होता है कि ऐसे बैक्टीरियाज जो कि आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तभी वो ग्रो करेंगे। फॉर एग्जांपल इनका जो टेम्परेचर होता है वो जनरली ऐसा होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर में ये बैक्टीरियाज क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। यानी यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए आपका, तो टेम्परेचर यहाँ पे आपका होना चाहिए ऑप्टिमम, ठीक है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया आपका है वो है साइक्रोफिलिक। देखो नाम से याद रखो, फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग, साइक्रो का मतलब क्या होता है, तो साइक्रो का मतलब होता है लो, ठीक है। साइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, लो होता है। सेम तरीके से जो साइक्रोफिलिक होंगे वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, ठीक है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इनको, ठीक है, इट रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ। जनरली बिलो 20 डिग्री सेल्सियस का इन्हें टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, कितना चाहिए, बिलो 20 डिग्री टेम्परेचर ही नहीं चाहिए। वेरएज जो आपके थर्मोड्यूरिक होते हैं, देखो ठीक है, वेरएज जो आपके साइक्रोड्यूरिक होते हैं, साइक्रो का मतलब क्या होता है, लो, और लो यानी बिलो 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री नॉट 22, बिलो 20 डिग्री सेल्सियस का अगर आपका टेम्परेचर है तो भी वो ग्रो कर जाएंगे, बट उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही उनकी ग्रोथ क्या होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर
आपका वाटर एक्टिविटी, ठीक है। वाटर एक्टिविटी का ये मतलब होता है कि बैक्टीरिया को वाटर या फिर जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें वाटर भी चाहिए होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी का मैं आपके लिए एक अलग से सेशन लेके आऊँगा, एक अलग से टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको समझना भी डिटेल में चाहिए। यहाँ पे जैसे हम एक ओवरव्यू लेते हैं, वाटर एक्टिविटी का मतलब ये होता है फ्री वाटर। फ्री वाटर मतलब जो आपका अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा वाटर जो अवेलेबल है आपके माइक्रोब्स के लिए, जिसका यूज़ वो कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उसे हम कहते हैं वाटर एक्टिविटी, ठीक है। तो इन जनरल जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया रिक्वायर मोर मॉइस्चर देन ईस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको ईस्ट और मोल्ड से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम्स के अंदर जनरली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको मिनिमम कितना वाटर एक्टिविटी उनका होना चाहिए, तो 0.9। अब ये जो वाटर एक्टिविटी है ना, ये वाटर एक्टिविटी को आप AW से रिप्रेजेंट करते हो और ये 0 से लेके 1 तक होते हैं, ठीक है। जनरली आइडियल सिचुएशंस में किसी भी चीज़ की जो वाटर एक्टिविटी होती है वो 0 नहीं हो सकती है और 1 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है, कि इतनी वाटर एक्टिविटी इन्हें चाहिए होती है। अभी जो वाटर एक्टिविटी है ये बैक्टीरिया के केस में 0.91 होती है, वेराज जो ईस्ट होते हैं उससे कम वाटर में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो होते हैं। जो आपके फंगाइज वगैरह होते हैं ना, फंगस वाले किंगडम्स आपके, वो क्या करते हैं कि उनको वाटर एक्टिविटी ऑलमोस्ट 0.88 चाहिए। मोल्ड्स को उनसे भी कम चाहिए, कितनी चाहिए मोल्ड्स को, 0.80 वाटर एक्टिविटी उनका होना चाहिए। वेरेस जो आपके हेलोफाइल बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं हेलोफिलिक बैक्टीरिया। उनकी वाटर एक्टिविटी कितनी होती है, यानी वो कितने अवेलेबल वाटर पे कितने % पे ग्रो कर सकते हैं, तो 0.75 उनकी वाटर एक्टिविटी होती है, ठीक है। वेरेस ज़ेरोफिलिक फंगाई, ज़ेरोफिलिक यानी ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे फंगस, ज़ेरोफाइल का मतलब होता है जो कम वाटर के प्रेजेंस में भी क्या कर सके, अपने आप को ग्रो कर सके, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ज़ेरोफाइल, ठीक है। तो ज़ेरोफिलिक फंगाइज की वाटर एक्टिविटी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है 0.65, वेराज जो ऑस्मोफाइल्स होते हैं उनकी कितनी होती है 0.60। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके देखो इस तरीके से बन सकते हैं कि बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा होती है और जो ऑस्मोफिलिक ईस्ट होते हैं उनकी बहुत कम होती है। ऑस्मोफिलिक यानी जो शुगर लविंग ईस्ट होते हैं ऑस्मोफाइल्स, वेराज जो हेलोफाइल्स होते हैं वो सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोफिलिक ईस्ट की वाटर एक्टिविटी सबसे कम और बैक्टीरिया की वाटर एक्टिविटी सबसे ज़्यादा। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेग्रेडेशन कैपेसिटी, यानी बैक्टीरियाज को आप वो न्यूट्रिएंट को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करके, न्यूट्रिएंट को किस तरीके से वो ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं उसके बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप आपको दिख रहे होंगे, प्रोटियोलिटिक, लाइपोलिटिक, सैक्रोलिटिक एंड पेक्टिनोलिटिक। इसका मतलब देखो इनके नाम में छुपा हुआ है। प्रोटियो का मतलब क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का ये क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन ये कैसे करेंगे, एक आपके पास एंजाइम होता है जिसे आप कहते हो प्रोटीनेज, ठीक है। तो ये प्रोटीनेज का यूज़ करके प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। वेराज जो लाइपोलिटिक होते हैं ये क्या होते हैं, फैट ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो लाइपोलिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, फैट ब्रेक डाउन करते हैं। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए इनके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइपेज, ठीक है। तो ये लाइपेज का यूज़ करके लाइपोलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं और फैट को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो पार्ट्स को ना तोड़ना सीखो। लाइपो का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लाइपो का मतलब क्या होता है, तो लाइपो का मतलब होता है लिपिड्स, ठीक है, इन शॉर्ट। और लिटिक का मतलब क्या होता है, तो लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। लिटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन या फिर रप्चर करना, ठीक है। लिटिक का मतलब आप ये भी कह सकते हो, रप्चर भी कह सकते हो। रप्चर का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। क्या होता है ये बच्चों, तोड़ना, ठीक है। तो जब ये
फैट को ब्रेक डाउन करते हैं तो उस केस में हम इन्हें कहते हैं लाइपोलिटिक। और एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे, लाइपेज। नेक्स्ट इज योर सैक्रोलिटिक। सैक्रो का मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शुगर ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली जो आपके पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको डाइसैकेराइड में तोड़ते हैं, फिर मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं। जैसे आपके यहाँ पे कौन से एंजाइम्स यूज हो सकते हैं, तो ग्लूकोसाइडेज, ठीक है, जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं। गैलेक्टोसाइडेज, जो गैलेक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेक्टिनोलिटिक। पेक्टिनो का मतलब क्या होता है, पेक्टिन का ब्रेक डाउन, ठीक है। किसका ब्रेक डाउन बच्चों, पेक्टिन का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो पेक्टिन का ब्रेक डाउन, ठीक है। पेक्टिन का ब्रेक डाउन मतलब पेक्टिनोलिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। पेक्टिन को जो बैक्टीरिया तोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं पेक्टिनोलिटिक। और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है आपका पेक्टिनेज, ठीक है, जो पेक्टिन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर होंगी और आपको इस सेशन के अंदर चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे स्टॉप और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पे। और अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली आपके लिए फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी।